हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ प्रेमचंद्र जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी पूस की रात को लेकर के। तो चलिए सर्वप्रथम हम इस कहानी की कथा वस्तु और उद्देश्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पूस की रात नामक कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई है। तो चलिए इस कथानक को जानें। तो इस कहानी की मूल संवेदना भारत के गरीब किसान की व्यथा को व्यक्त करने वाली है। भारत के गरीब किसान किस तरह जी तोड़ परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय और ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात वो निर्धन के निर्धन ही बने रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक गरीब किसान जो अत्यंत ही गरीब है, वह किस तरह जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है। जाड़ों की भयंकर ठंडी रात में, हड्डियों को कपा देने वाली ठंड में, वह केवल अपने पुराने कंबल के साथ अपने खेत की फसल की पशुओं से रक्षा करता है, रखवाली करता है। लेकिन अपने सीमित साधनों में वह ठंड का सामना नहीं कर पाता है और ठंड के आगे हार मानकर लापरवाह हो जाता है। फलस्वरूप जिस काम के लिए वह खेतों की सुरक्षा के लिए आया था, वह नहीं कर पाता। अर्थात वह खेतों की सुरक्षा या रखवाली नहीं कर पाता है और पशु उसके खेत को चर जाते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारे किसान दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं और कैसी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते रहते हैं। आखिर वे भी तो इंसान ही हैं। प्रकृति की कठोर आपदाओं का गरीब असहाय किसान सामना नहीं कर पाते और जिसके परिणाम स्वरूप अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। जैसे कि हल्कू नाम के किसान ने अपना सब कुछ गंवा दिया, और उसी की कहानी को प्रेमचंद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठंड का वह सामना नहीं कर पाता है और सोता रह जाता है, और अंततः उसके खेत जानवरों द्वारा चर लिए जाते हैं। ये कहानी साधनहीन गरीब किसानों की उस अवस्था को भी उजागर करती है जिसमें वे साधनों के अभाव में प्रकृति की कठोरता के आगे हार मान लेते हैं। हार मान तो चलिए मित्रों, अब हम इस कहानी को देखेंगे। जैसा कि आप देख पाएंगे, इसमें लिखा है, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा कि सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं वो मैं इसको दे दूं और इससे किसी तरीके से गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली। जब उसने ऐसी आवाज़ सुनी पैसे मांगते हुए, तो पीछे मुड़कर उसने देखा और बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। बोले, माघ और पूस की रातें हैं, ये ठंडी की रातें कैसे कटेंगी यदि कंबल नहीं ले पाया तो? जाओ और आप सेना से कह दीजिए कि पैसे अभी नहीं, फसल आने पर दे दिए जाएंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। ऐसी ठंडी में किस तरीके से गुजारा हो सकता है? मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। बोले, जैसे तैसे ये रात्रि तो काट लेंगे, लेकिन ये बला छूट जानी चाहिए। बोले, लाओ जो पैसे रखे हैं वो दे दो। स्त्री के समीप आ जाता है वो, और अपनी पत्नी के समीप आता है और उनकी खुशामद करके बोलता है कि किसी तरीके से चलो पैसे मिल जाएं। मांग लेता है, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। हल्कू अपनी पत्नी से कहता है कि अभी मैं इसको ये 3 रुपए दे दूं और कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली नाराजगी में, कर चुके दूसरा उपाय? जरा सुनूं तो कौन उपाय करोगे? बोले, आप दूसरा उपाय कर चुके हैं। बोले, मुझे बताइए जरा कौन सा उपाय किया है आपने? कोई खैरात दे देगा कंबल? बोले, कोई ऐसी दे जाएगा आपको कंबल, न जाने कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। बोले, पता नहीं कितनी उधारी है जो कभी पूरी ही नहीं होती, चुकती ही नहीं है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते?
बोले मेरा तो कहना है कि तुम खेती छोड़ दो, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई। बोले पूरे वर्ष जी जान लगा करके, अथक परिश्रम करके जो कमाई करें वो चुका दो, बस छुट्टी हो गई, क्या बचता है? बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। बोले हमारा जन्म भी तो चुकाने के लिए ही हुआ है, हम सारा जीवन चुकाते ही रहेंगे। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बह जाए। बोले इससे अच्छा तो है कि पेट के लिए मजूरी कर लें, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। पत्नी नाराज हो जाती है और कह देती है कि मैंने कह दिया कि मैं आपको रुपए नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। तो चलिए मित्रों, आगे क्या होता है आगे देखेंगे हम। लेकिन हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? हल्कू उदास हो जाता है और कहने लगता है, तो क्या मैं गाली खाऊं यदि तुम रुपए नहीं दोगी तो? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? बोली गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। उसने ऐसा कहा तो, लेकिन उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, क्योंकि उधारी का ले रखा। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। तो उसकी पत्नी जाती है और आले से रुपए निकाल कर लाती है और हल्कू के हाथ में रख देती है, और फिर उससे कहती है, तुम छोड़ दो अब की से खेती, अब की अभी से। बोले मेरा कहना है, मेरी बात मानिए और आप अभी से खेती छोड़ दीजिए। मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ। बोले अच्छी खेती है, धौंस भी मिलती है, सारी बातें, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। बोले जितना भी करते हैं खेती में, रात दिन परिश्रम करते हैं, और बोले जितना भी लेकर के आए वो उसी में दे देते हैं पूरा, और फिर भी धौंस नहीं। अब से आप खेती करना छोड़ दीजिए। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा कर रखे थे या किए थे। वे आज निकले जा रहे थे, आज उसके वो पैसे निकले जा रहे थे जो उसने कंबल के लिए बड़ी ही बचत की थी। एक एक पग के साथ हैं उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। पूस की अंधेरी रात, अगला दृश्य क्या होता है कि पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। ऐसा लगता था मानो आकाश में तारे भी ठिठुर रहे हों, कांप रहे हों। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। तो जो हल्कू के खेत का दृश्य होता है, तो हल्कू क्या करता है, अपने खेत में होता है और अपने खेत के किनारे में ऊख के पत्तों की, अर्थात गन्ने की बाती की एक छतरी के नीचे एक झोपड़ी बना लेता है। बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसकी उसका संगी कुत्ता जबरा, जो उसका कुत्ता था, जो उसकी रखवाली करता था अपने मालिक की और उसके खेत की। तो जो उसका साथी कुत्ता था जबरा, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। अर्थात वो कुंडली लगा करके बैठा हुआ था और सर्दी के मारे कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी, दोनों प्राणियों को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। मैंने कहा तो था कि घर पर लेटा रहे पुआल पर, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले गए। अब रो नानी के नाम को। मैंने कहा था कि घर पे ही रहो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया। स्वान कुत्ता, अर्थात उसकी स्वान बुद्धि ने उसे ताड़ लिया। चेत गया वो, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ईरान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। हवा को कोसता हुआ कहता है, उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोटे मोटे गद्दे हैं और अच्छे अच्छे कंबल हैं,
मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। शंकु साहूकारों को कोसते हुए कहता है और अपनी व्यथा को प्रदर्शित करता है। हल्कू, तो चलिए देखते हैं। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी, जबरा भी उड़ गया। जैसे ही हल्कू उठता है और उस आग के गड्ढे में से आग निकालता है और अपनी चिलम भरता है, तो उसी समय उसका कुत्ता जबरा भी उड़ जाता है और बैठ जाता है। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। बोले, जाड़ा तो नहीं जाता है, ठंडी कैसे जाएगी, लेकिन मन बदल जाता है। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले। हल्कू अपने कुत्ते से कहता है कि आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। बोले, आज और जाड़ा खा ले, कल मैं यहाँ पर पुआल डाल दूंगा, तो तुझे जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब कि सो जाऊंगा। बोले, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। चिलम पीने के बाद सोचता है हल्कू कि मैं चलो अब तो सो ही जाऊंगा, कैसे भी अब नहीं जागूंगा मैं, अब और नहीं पीऊंगा। तो कभी वो ये करवट बदलता है, कभी वो करवट बदलता है, लेकिन जाड़ा एक शैतान की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। वो जा ही नहीं रहा था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। जब कैसे ना रहा गया तो उसने अपने जबरा को, कुत्ते को उठाया और थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और उस कुत्ते को भी इससे अपार प्रेम से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद स्वर्ग यही है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता जितना कि उसने जबरा को लगाया था। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज इसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था, अर्थात वह अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। 1 घंटा और गुजर गया। अगला दृश्य होता है कि 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई ऐसा जान पड़ता था। सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। ऐसा लगता था कि सारा रक्त जम गया है और धमनियों में बर्फ बहने लगी। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर फूंकता। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता, मैं जाऊंगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। उसने अरहर के कुछ पौधे उखाड़ लिए और उससे एक झाड़ू बना लिए ताकि पत्तियों को एकत्रित किया जा सके, और एक सुलगता हुआ उपला कंडे को लेकर के
बाग की ओर बढ़ जाता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और खूब तापूंगा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। आगे लिखा है, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। वो तो उसे खाने लगा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी, अर्थात आग की लपटें बहुत तेज हो गईं। उस अस्थिर प्रकाश के में उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत महासागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। आगे क्या होता है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा दी और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय ना सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा, आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दबा करूँगा। कह रहे हैं तो मैं दबा ना करूँगा। बोलिए, अगर जल गए बच्चा तो मैं दबा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात ना थी। जबरा आगे के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। अगला दृश्य होता है, पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, अर्थात सुलग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी, अर्थात फिर लुप्त सी हो जाती थी। और जैसे ही हवा का झरोखा आता था तो फिर वो पुनः दहक उठती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। लेकिन जैसे ही ठंडी आती जाती थी बढ़ती थी तो उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। जैसे ही कुत्ता भूंका तो जबरे की आवाज़ से हल्कू ने यह अनुमान लगाया कि जरूर खेत में जानवरों का झुंड आ गया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास था। चलिए मित्रों, थोड़ा और देखते हैं। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। जब वह अपने को धोखा ना दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था, दंदका हुआ, अर्थात घबराहट में। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा।
जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। अर्थात उसने जैसे तैसे जाने की हिम्मत की, लेकिन हवा का ऐसा ठंडा झोंका आया कि जैसे बिच्छू का डंक हो। तो वह फिर से अलाव के पास बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा, राख को सुलगाने लगा, बची हुई आग को देखने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थीं, और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकन मेहता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो मुन्नी भी वहाँ आ जाती है और वो देखती है और उसको कहती है कि आप सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए बगीचे में और सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? बोले, ऐसे भी कोई सो जाता है तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जान सकता हूँ। हल्कू ने बहाना किया। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इस बात से हल्कू खुश था। तो इस प्रकार से प्रेमचंद्र जी ने हमें हमारे किसान की आर्थिक स्थिति और उनकी दुर्दशा और साहूकारों द्वारा उनका खून चूसने की संपूर्ण बातों को यहाँ दर्शाया है। तो चलिए, इस कथानक को पूरा किया हमने और आगे मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।